अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arzu ji. Always a pleasure to be on a show. थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर शो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत से ऐसे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो मेरे शो में आए हैं, और मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो टीवी पर आते हैं या एक आध बार कोई मेरे शो में आए तो सर आप लोगों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। हम आई थिंक हमारे ऑफिसर्स को आप लोगों से सीखना चाहिए। आपके सारे ऑफिसर्स जो है वो अपने शोज में आप लोगों की ड्रेसिंग मुझे तो बहुत इम्प्रेस करती है। तो ये मैं सर जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगी। Thank you very much, Arzu ji. It's a compliment which I accept. थैंक यू सो मच सर। सर बात करेंगे चाइना की। सर बहुत लड़ाई चल रही है गल्फ में, इसराइल की, अमेरिका की, ईरान की, सब कुछ हो रहा है। कहीं पे कहा जा रहा है कि जी कोई फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा, कहीं पे गैस का प्रॉब्लम क्या कुछ है। लेकिन सर चाइना ऐसे में कहाँ है? चाइना एक बड़े देश के तौर पे, एक बड़ी कंट्री के तौर पे लोगों का ख्याल है कि चाइना को बीच में आना चाहिए, चाइना को बात करनी चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए, इस लड़ाई को। आपको लगता है कि चाइना कोई रोल प्ले करेगा? बहुत अच्छा सवाल है आरजू जी, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग ऑफ चाइना। हम अपना फोकस हमारा लड़ाई में अभी रहा है, और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि चाइना की बात नहीं होती है। वो बैकडोर डिप्लोमेसी एक्चुअली जनरली चाइना का ये रहा है कि वो अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी अपना रखता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में वो अपनी एक स्टैंड जो उसका होता है वो इतना एपरेंट नहीं होता है, या इतना वो दिखाने की कोशिश नहीं करता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अपनी देता है। और मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा चाइना के लिए, और वो जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चाइना एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी के दायरे में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखता है। भारत के अगेंस्ट भी मैंने इसका देखा है कि जब भी हमने अ, अ, अपने बॉर्डर के मसलों से चाइना को हमने अप्रोच किया है, तो वो ये सबको एम्बिगुअस रखना चाहता है। और इसीलिए अभी जो हम देख रहे हैं इस लड़ाई में भी, चाइना देखिए अपनी रोल किस तरीके से प्ले कर रहा है। चाइना ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ अबाउट हफ्ते 10 दिन पहले, तो चाइना की एक स्टेटमेंट आई थी उस टाइम पे, अगर आपने ध्यान दिया। और चाइना ने उस टाइम पे ईरान को बोला था कि सप्लाई ऑफ ऑयल एंड एनर्जी टू चाइना शुड नॉट बी अफेक्टेड। और वोंग ही ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो और 24 घंटे के अंदर उसके चाइनीज स्टेटमेंट के बाद इसको ईरान की स्टेटमेंट आई थी कि चाइनीज वेसल्स विल नॉट बी स्टॉप्ड। अब बाकी लोग केस टू केस बात कर रहे हैं ईरान से। अब देखिए, अब डिफरेंस देखिए चाइना की स्ट्रेटजी का और जो ईरान के साथ उनका जो कम्युनिकेशन है, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना को बहुत मदद करी है। चाइना ने बहुत मदद करी है ईरान की, जो आज उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और पिछले 20 साल से चाइना इनकी मदद कर रहा है। दूसरा, चाइना ने अभी आपने देखा कि जिस तरीके से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अपने जीपीएस सैटेलाइट से बायदू, जो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करने के लिए मिली थी जब सिंदूर हुआ था, 45 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है ये। और ये बहुत ही इसको अमेरिका ने इसको बहुत कोशिश करी इसको हैक करने की। ये अमेरिका इसको हैक नहीं कर पाए, और ये पूरी इंफॉर्मेशन रशिया से भी इसको इंफॉर्मेशन आ रही थी ईरान की। तो जो इसको चाइना ने अपना रोल इस तरीके से प्ले किया है कि चाइना ने अपना सपोर्ट ईरान को दिखाया है, इस लड़ाई को क्रिटिसाइज किया है। और जो यूएसए का जो एक्शन हुआ है वो
चाइना ने उसको कंडेम किया है। और जो यूएन रेजोल्यूशन था जो प्लेस हुआ था जनरल असेंबली में, चाइना ने उसके अब्सटेन किया है। भारत ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था उस रेजोल्यूशन में। और अगर आप इसका डिफरेंस देखें, चाइना ने अब्सटेन किया, रशिया ने अब्सटेन किया। तो अभी जो ब्रिक्स में भी चाइना और रशिया बहुत जोर से इन लोगों ने इसको ईरान को भी इंक्लूड करवाया। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि जो भी हमसे अपना ऑयल इसको यहाँ से इसको लेके जाएगा ईरान से, वो युआन में उसकी पेमेंट होगी। तो अगर आप इस सारे डॉट्स को कनेक्ट अब तक कर लेते हैं तो साफ है कि चाइना इस ईरान के साथ डटा हुआ है। और एक लास्ट पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, ये थोड़ा आपको इसको अलार्मिंग लगे और बहुत कम लोग इसकी बात कर रहे हैं अभी, पर कल ही जो मैंने एक चैनल में इसके ऊपर एक अपने व्यूज दिए थे कि उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में चाइना ईरान के अंदर एक अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। और चाइना को एडवांटेजेस क्या है? ग्वादर पोर्ट जो चाबार के बहुत पास है, चाइना इज ऑलरेडी देयर। चबार में भी चाइना इज देयर। पोर्शन ऑफ जो भारत को एक पोर्शन दे रखा है, एक पोर्शन चाइना को दे रखा है। और चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी ऑलरेडी चाइना इज वेल एंट्रेंच्ड विद द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाता है और चाबार उसको फैसिलिटेट करेगा। तो ये मैं इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे चाइना की इन्वॉल्वमेंट ईरान में बढ़ेगी। चाइना को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो उसको ईरान को देने की कोशिश करेगा कि आइंदा से अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हमारा अपना बेस है यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स उसकी कीमत लेगा चाइना, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज है चाइना अगर फ्री में तो करता नहीं है। तो इसलिए इस मेरा मानना। और एक लास्ट पॉइंट मैं इसको भूल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताने के लिए। चाइना ने एक रिहैबिलिटेशन एड पैकेज इसको अनाउंस किया है ईरान के लिए। और उसकी वजह आई थिंक 200,000 डॉलर और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी फिगर है वो। और इसका मतलब ये है कि ये जो पैकेज होगा, जो भी नुकसान हुआ है ईरान का, चाइनीज कंपनीज यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेंगी, बिकॉज चाइना इज नोन टू हैव एक्सपर्टीज। उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है आपकी टनलिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सारी जगह में। और वो बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। नेपाल में जो चाइना ने दिखाया कि भारत के इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत टाइम ले रहे थे, चाइना ने बहुत जल्दी खत्म किए। मुझे ये लग रहा है कि इसको आने वाले वक्त में चाइना विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। बिल्कुल, और सर करना भी चाहिए क्योंकि चाइना एक बड़ी कंट्री है और उसका डेफिनेटली रोल तो होगा। लेकिन सर जैसे रशिया की जो वॉर है वो चलती चली जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर भी इतने ही अरसे खिंच सकती है? वो तो सालों से लड़ रहे हैं। तो सर अगर इन्होंने भी यही किया तो इनके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज इस रीजन की हैं वो तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगी। देखिए, रशिया की वॉर को जेलेंस्की ने खींचा है और इसको पुतिन तो एग्रीड है इस लड़ाई को रोकने के लिए। पुतिन और ट्रम्प की कई बार बातचीत हो गई, अभी 2 दिन पहले भी बातचीत हुई है, उससे पहले पिछले हफ्ते भी बातचीत हुई है। तो पुतिन तो मानने के लिए तैयार है, बट जेलेंस्की को प्रॉब्लम है। और जेलेंस्की को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं यूक्रेन में
और इसको ज़ेलेंस्की ये दिखाना नहीं चाहता कि उसने हार मान ली है। और खास तौर पे जब ज़ेलेंस्की की एक बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड है रशिया के सामने उसको बताने के लिए कि हम जो भी आपने एरिया हमारा कैप्चर किया आप हमको उसको वापस करें। तो अब मुझे बताइए कि हज़ारों की तादाद में रशियन सैनिक मारे गए हैं इस लड़ाइयों में, 4 साल से चल रही है। रशिया क्यों वापस करेगा जो उसने कैप्चर किया है? रशिया ने इसको लड़ाई उसी बेसिस पर करी है कि जो मैंने अपनी उसको लड़ाई तो इस डॉनबास का एरिया अपना सिक्योर करने के लिए एक अपने लैंड ब्रिज क्रिमिया इसको बनाने के लिए रशिया ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना कि इसको रशिया इज इंटरेस्टेड टू कैप्चर यूक्रेन, ये सारी कहानी वो नहीं है। जो रशिया का जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो रशिया ने हासिल कर लिया और उसने अपना डॉनबास ले लिया है, उसने अपना खेरसन का एरिया ले लिया है, उसने अपना ज़ेफ़रोज़िया का एरिया ले लिया है, उसने ये सारे जो एरियाज़ हैं आपके जो क्रिमिया से जुड़ते हैं रशिया ने हासिल कर लिए और अभी इसको रशिया इसको एक बफर की तरह अपना रखेगा और आने वाले वक्त में इसको यूक्रेन को ये एरियाज वापस नहीं होंगे। रशिया ने यूक्रेन को ऑफर किया था सुमी का कुछ कैप्चर्ड एरिया आप उसको हम वापस कर देंगे और खार्किव का। तो ये दो एरियाज रशिया ने यूक्रेन को बोला था कि वी कैन कंसिडर, हम आपको ये एरियाज इसको वापस कर देंगे, बट इसको वो एक अनरियलिस्टिक डिमांड में फंसा हुआ है और वो डिमांड उसने इसलिए रखी है क्योंकि वो इस लड़ाई को खत्म नहीं करना चाहता। यूरोपियन यूनियन भी उसको उकसा रहा है कि लड़ो लड़ो लड़ो। अब इसको यूरोपियन यूनियन के पास यूक्रेन को देने के लिए कुछ नहीं है। अब अमेरिका ने भी इसको हिंट किया है यूक्रेन को, आई ऑल्सो हैव नथिंग टू गिव टू यू बिकॉज एज इट इज़ आप जानते हैं कि इसको बुरा हाल हो गया है अमेरिकन का, उनकी इकोनॉमी का $30 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और आई थिंक अभी $200 बिलियन की एक बजट वो मांग रहे हैं अपने फौज के लिए। कांग्रेस ने इस प्रपोजल अपना दिया है। तो इस तरीके से और $37 ट्रिलियन का यूएसए का डेट है। तो जब यूएसए ऐसी हालत में है और अभी वो नेटो से भी अपना इसको रिश्ता चेंज कर रहा है कि उसको बता रहा है नेटो को कि हम आपको सस्टेन नहीं कर सकते, हमारे पास इतना नहीं है देने के लिए। और अब खास तौर पे जब नेटो कंट्रीज ने ट्रम्प का साथ नहीं दिया इस लड़ाई में, यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प का साथ नहीं दिया इस लड़ाई में, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसमें भी चेंजेस आएंगे। नेटो भी अपनी फौजों को अलग से तैयार करेगा बिकॉज उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जर्मनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 5% ऑफ द जीडीपी जर्मनी डिफेंस पे खर्च करेगा अपनी फौज को बनाने के लिए। तो सारे वर्ल्ड में ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये एक लास्ट स्टेटमेंट में देना चाहता हूँ ये आरजू जी, इस डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में 40 साल में जो इसको अमेरिका में नहीं हुआ वो उसने जो 1 साल में करके दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उसके बाद अब कोई कंट्री, छोटी से छोटी कंट्री भी मुझे लगता है कि अमेरिका से डरने वाली नहीं है अब अगर ये कुछ कहेंगे तो। देखिए डोनाल्ड अब तभी ये चाइना का मैं इसको जिक्र इधर आ जाता है कि चाइना कितनी स्मार्टली कंट्रोवर्सी से अलग चाइना अपना काम कर रहा है। ये जो ऑयल शॉक है, हम इसको ऑयल शॉक बोलते हैं। चाइना के पास $1.4 बिलियन का रिजर्व है ऑयल के लिए और कहीं पर मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि चाइना 6 महीने से ऊपर चाइना इस डिस्टर्बेंस को झेल लेगा। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अभी भारत के पास 74 डेज का रिजर्व, इसको पाकिस्तान के पास तो और भी कम होगा। तो जब मैं इसको देखता हूं तो चाइना
ने एक चीज और इंश्योर की है कि रशिया से उसको ऑयल मैक्सिमम जो इसको रशिया से ऑयल निकलता है वो चाइना लेता है, और ईरान से भी सैंक्शन लगने के बावजूद भी ऑयल आपका आता रहा। तो चाइना ने तो अपने आप को मजबूत कर दिया, यूएसए ने अपने आप को कमजोर कर दिया। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, अब जैसे ये अमेरिकन पॉलिसीज आपकी बनेंगी, ट्रम्प का पास और 2.5 साल और हैं उसके, 2.5 साल में तो वो शायद अमेरिका को एक ऐसे स्टेज पे लेके चला जाएगा, एक भिखारी देश बना देगा, मुझे ऐसे लगता है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही डैमेज करने वाला है अमेरिका को। और लोगों ने रियलाइज कर लिया, जो इनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, इनके अपने रिपब्लिक के भी सेनेटर्स हैं, वो भी ट्रम्प के अगेंस्ट बोलने लग गए। और तुलसी गबार्ड की अभी आप स्टेटमेंट देखिए, पाकिस्तान जी। बोलता था ये अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के बारे में, that in times to come Pakistan will also be enemy of the US. I mean directly नहीं बोला enemy of the US, but एक जी, हिंट दिया है कि पाकिस्तान का मिसाइल्स की बात की है सर। मिसाइल्स का कैसा बना सकते हैं जिससे अमेरिका हिट हो? हाँ, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आईसीबीएम लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए। अभी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है पाकिस्तान के पास, 2750 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज आपकी मिसाइल्स की है, तो आपकी शाहीन और आपका हज सीरीज वगैरह। तो ये अमेरिका ये इंश्योर करेगा पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम वो उस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल तक अगर वो आईसीबीएम बनाने की सोचेगा। तो ये एक चीज और इक्वेशन में आएगी कि बिकॉज पाकिस्तान विल आल्सो बी अंडर वॉच नाउ, और अमेरिका ये क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो सर पहले क्या अमेरिका पाकिस्तान को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा था? इसलिए कि यहाँ पे तो कहा यह जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए हैं वो बनाए ही अमेरिका की मर्जी के बाद है, उससे पहले तो ये नहीं कर सकते थे। नहीं, वो तो देखिए सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे अलग थे कि अमेरिका और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं थे। भारत ने अपना न्यूक्लियर जब अपना एक्सप्लोजन उसको टेस्ट किया 1978 में, फिर उसके बाद इसको अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो फिर नेचुरली अमेरिका ये चीज को बैलेंस भी करना चाहता था कि अगर भारत के पास आ गए तो पाकिस्तान के पास भी आने चाहिए, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना था बैलेंस करने का। तो इस हिसाब से इसको मुझे लगता है कि ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने प्ले आउट किया। बिकॉज आप एक चीज और देखिए, आपका जो डेप्टी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब इंडिया आया था, एक रेसिना डायलॉग में उसने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वी विल नॉट लाइक इंडिया टू ग्रो एंड बिकम अ थ्रेट लाइक चाइना। चाइना के साथ हमने जो गलती करी हम भारत के साथ नहीं करेंगे, और हम भारत को उस लेवल तक ग्रो नहीं करने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यूएस इज ट्रीट्स ये अपने एलाइज को भी, जो हमारे अच्छे रिलेशन हम मानते हैं, हमारी इतनी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, बेका, कॉमकोसा, आईसेट, एक्सपर्ट, इतनी सारी हमारी पार्टनरशिप्स हैं, उसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स इज इनसिक्योर अबाउट इंडिया। तो सेम चीज मैं पाकिस्तान के लिए भी मैं इसको बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी जो क्लोजनेस है पाकिस्तान की चाइना के साथ, अब यूनाइटेड स्टेट्स जानता है कि जो भी आपका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। और एक चीज सामने उभर के ये आ रही है, टुडे द इशू इज नॉट अबाउट वॉरहेड्स। आज इशू
नहीं है आपका न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, आज इशू है न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स का, और उसमें मिसाइल्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। और इसीलिए अभी ईरान का भी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं और मिसाइल्स हैं, अभी ट्रम्प ने एक ओपन स्टेटमेंट दिया कि हमने 92% उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। आई डोंट बिलीव दैट स्टेटमेंट, बिकॉज वो उसका प्रूफ नहीं है उसके पास, और ना ही उसके बिल्कुल। पास डैमेज असेसमेंट है जिसमें वो बता सके कि उसने ईरान के 92% मिसाइल आर्सेनल को ख़त्म कर दिया है। बट नॉनदलेस ये प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स होती है, लड़ाई के टाइम पे दी जाती हैं, पर आने वाले वक्त में आप इसको देखेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक इशू बनने वाला है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी जो है वो कम प्रॉब्लम्स नहीं नजर आ रही। उनका लग रहा है कि वो भी काफी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो देखते हैं सर क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आई विल डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच सर। और आज वाकई आपने ठीक है, चाइना हमने डिस्कस किया, अभी तक मैंने देखा नहीं कि चाइना पे कोई खास बात हुई हो। तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।